नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत सारे परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में अंकित है, महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना जाता है। चाहे वो किसी भी विषय का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, किसी भी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में उपयोगी है, और इसके अलावा बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एमए, एमएड और भी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए, पीएचडी एंट्रेंस, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम अनुसंधान के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है। रिसर्च जो अंग्रेजी का रिसर्च शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री और सर्च। री का मतलब होता है बार बार, पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोजना। सर्च का मतलब खोजना होता है। अतः हम अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं बार बार नवीन चीज़ों की खोज करना। जो परंपरागत चीज़ें हैं उनसे हटकर कुछ नई चीज़ों को खोजना, ये इसी को रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसको शोध भी कहते हैं, गवेषणा भी कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं, परिप्रेक्षा कहते हैं, खोज कहते हैं और जांच भी कहते हैं। इन कई नामों से इसको जाना जाता है। इसके लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान की अगर परिभाषा की बात की जाए तो अनुसंधान को नियंत्रित करने, अवलोकनों के ऐसे व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ, अनुसंधान को नियंत्रित करने और अवलोकनों के ऐसे व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और प्रलेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रलेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्यीकरणों, नियमों अथवा सिद्धांतों के विकास में सहायक हों। जो सामान्यीकरणों, नियमों और सिद्धांतों के विकास में सहायक हों। ये डब्ल्यू वेस्ट की परिभाषा है। डब्ल्यू वेस्ट की डिफिनेशन है। इसको हम एक बार और समझ सकते हैं कि अनुसंधान को नियंत्रित अवलोकनों के ऐसे व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और प्रलेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विश्लेषण और प्रलेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्यीकरणों, नियमों अथवा सिद्धांतों के विकास में सहायक हों। डब्ल्यू वेस्ट की ये डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन पर और हम चर्चा करते हैं। रेडमैन और मोरी के अनुसार अगर बात की जाए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयास अनुसंधान कहलाता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान कहा जाता है। जब हम किसी भी क्षेत्र में, एक बात हम ये जान लें कि समस्या आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, जब हमको किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है, तब हम उस क्षेत्र में नई चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो पूर्व चली आ रही प्रणाली में कोई कमी आ जाए या नए सिद्धांतों, नए नियमों का प्रतिपादन करना हो, तब हमको अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है और उस क्षेत्र में किया जाने वाला कार्य जो होता है वो अनुसंधान कहलाता है। ऐसा ही मानना है रेडमैन और मोरी का कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। ठीक,
ये दो लेखकों की परिभाषाएं हो गई। अब हम आगे बात करते हैं अनुसंधान की विशेषताओं की। अनुसंधान की विशेषताएं। अनुसंधान की विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो पहली विशेषता है कि अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। सुनियोजित होती है। अनुसंधान जो भी जिस भी क्षेत्र में किया जाता है उसकी एक पहली विशेषता क्या है कि ये इसकी जो प्रक्रिया होती है एकदम से वैज्ञानिक होती है, जिसको हम वैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब होता है जो तर्क की कसौटी पर, प्रयोग की कसौटी पर, यथार्थ की कसौटी पर जिसको हम कस सकें, जिसको हम सिद्ध कर सकें, ये प्रक्रिया वैज्ञानिक होती है, व्यवस्थित होती है पहले से और सुनियोजित होती है। ठीक, ये पहली विशेषता है। फिर दूसरी विशेषता की बात की जाए तो दूसरी विशेषता में नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास। नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास के लिए नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास। अनुसंधान इसलिए भी किया जाता है कि हमको नवीन ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है और अपने ज्ञान में वृद्धि करनी होती है तथा अपने ज्ञान का विकास करना होता है, इसलिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। एक विशेषता ये भी है कि नवीन ज्ञान में इसके द्वारा वृद्धि होती है और नए ज्ञान का विकास होता है। फिर अगली बात की जाए, नंबर 3 विशेषता क्या है? इसमें विश्वसनीय और वैध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। विश्वसनीय और वैध जो तीसरी विशेषता है अनुसंधान की, जो इसमें जो ऐसी प्रविधियाँ, ऐसी टेक्निक जो होती है, ऐसे मेथड होते हैं जो विश्वसनीय होते हैं और जो वैध होते हैं, जिनकी वैलिडिटी होती है, जिनकी वैधता होती है, ऐसी प्रविधियों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये इसकी एक विशेषता होती है। नंबर 4, चौथी विशेषता क्या है? इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्याख्या की जाती है तथा विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गुणात्मक और परिमाणात्मक गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रदत्तों का मतलब होता है, प्रदत्तों को आंकड़े भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डाटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्याख्या की जाती है। गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्याख्या की जाती है तथा विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
जाती है तथा विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एक इसकी विशेषता यह भी है कि जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी की IQ 120 है तो ये आंकड़े हैं। अब 120 का मतलब क्या है, इसकी व्याख्या की जाती है, इसका विश्लेषण किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है कि 120 से ऊपर जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इस तरह से ये होता है, ये इसकी विशेषता होती है। फिर नंबर 5 की बात की जाए, 5वें नंबर पर जब हम आते हैं तो आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। आलेख मतलब रिपोर्ट, सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। जो भी निष्कर्ष निकल कर आता है आंकड़ों के, जो गुणात्मक और परिमाणात्मक आंकड़े होते हैं, उनके विश्लेषण के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकल कर आता है उसको उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए उसकी रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि ना हो। फिर है नंबर 6, अनुसंधान की अपनी विधि होती है। अनुसंधान की अपनी विधि होती है। अनुसंधान की अपनी विधि होती है और उन विधियों का प्रयोग करके अनुसंधान की अपनी विधि होती है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। अनुसंधान की अपनी विधि होती है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। अनुसंधान की अपनी एक विधि होती है, अपनी विधियां होती हैं अनुसंधान की, जो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करती हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। फिर अगला है नंबर 7, आंकड़ों के आधार पर परिकल्पना की पुष्टि की जाती है। आंकड़ों के आधार पर परिकल्पनों की पुष्टि की जाती है। आंकड़े जो होते हैं, जो डाटा होते हैं, उन डाटा के आधार पर परिकल्पनों का मतलब होता है हाइपोथेसिस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। परिकल्पना को अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं। परिकल्पना को कह सकते हो किसी समस्या का संभावित अनुमानित समाधान। कोई हमारे सामने समस्या है, किसी क्षेत्र में कुछ कार्य करने जाते हैं तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि इस कार्य को कैसे करना है, किस तरह से इस कार्य का संपादन करना है, कैसे बेहतर ढंग से इसको हम कर सकते हैं। इसके लिए एक जो मन में हम एक कल्पना करते हैं, कि इमेजिन करते हैं, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं अनुसंधान की भाषा में। तो परिकल्पनों की पुष्टि आंकड़ों के आधार पर की जाती है। ठीक, ये भी एक विशेषता है। फिर नंबर 8, आठवीं विशेषता की अगर बात की जाए तो सामान्य नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन पर बल। सामान्य नियमों
और सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल। एक इसकी विशेषता अनुसंधान की ये भी है कि इसके द्वारा सामान्य नियम और सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है और सामान्य नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। ये भी इसकी एक विशेषता है। फिर बात करते हैं नंबर 9। नौवीं विशेषता ये है कि व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं और व्यक्तिगत रुचियों तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, रुचियों, और एक अंतिम विशेषता इसकी यह है कि इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, रुचियों और विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है। हम जिस भी क्षेत्र में अनुसंधान करने जा रहे हैं, अगर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी विचार, किसी क्षेत्र के बारे में व्यक्तिगत रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं या अपनी भावनाओं के कारण, अपनी रुचियों के कारण और अपने विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो उसका निष्कर्ष अनुसंधान में सही निकल कर नहीं आएगा, उसका रिजल्ट, सही परिणाम सही निकल कर नहीं आएगा। इसलिए अनुसंधान करते समय हमको एक बात ये भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इसमें व्यक्तिगत भावना, हमारा किसी से व्यक्तिगत कुछ मनमुटाव हो सकता है या व्यक्तिगत उससे अच्छे संबंध हो सकते हैं, या हमारी भावनाएं किसी के प्रति अनुकूल हो सकती हैं, किसी के प्रति प्रतिकूल हो सकती हैं, या हमारी रुचि किसी क्षेत्र में है, किसी क्षेत्र में नहीं है, या हमारे विचार उससे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर इन बातों को हम महत्व देंगे तो रिजल्ट सही, अनुसंधान का रिजल्ट सही नहीं आ सकता है। लेकिन अगर इन बातों को छोड़ दें, इनको हम महत्व ना देकर तटस्थ भूमिका में रहें, तब जाके अनुसंधान का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इस तरह से ये अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं हैं। संक्षिप्त रूप से हम परिचय करा रहे हैं आपको। अब हम अगले स्टेप पर पढ़ेंगे अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के प्रकार, कितने प्रकार के अनुसंधान होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार की चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।